तो क्या पढ़ना था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या सीख चुके थे आप लोग। अब देखो यहाँ पे नहीं 2 दिन पढ़ाए नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, अपवर्तन की घटना हो रही है। यहाँ पे पहला माध्यम है कोई V1, यानी यहाँ पे कोई पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। अब अपवर्तन यहाँ पे भी हो रहा है, पहला कोई माध्यम है और ये कोई दूसरा माध्यम है। तो यहाँ पे क्या, पहला विरल मान ले रहे हैं और दूसरा सघन मान ले रहे हैं। तो सघन विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाए तो अविलंब से दूर हट जाती है, आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये किरणें आ रही, प्रकाश पुंज आ रहा है, ठीक है ना। प्रकाश पुंज आ रहा है तो प्रकाश पुंज आएगा तो उसमें से तरंगाग्र होगी, और तरंगाग्र की दिशा क्या होती है, प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होती है। तो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ पे आ रही हैं, तो ये आपका कोई तल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सेपरेट यहाँ से हो रहा है, यानी 2 माध्यम आपके अलग अलग हो रहे हैं। तो यानी x डैश क्या एक तल है और इस पर प्रकाश किरणें आएंगी। तो अगर तिरछी आ रही हैं तो पहले किस पर आएगी, बिंदु ए पर आएगी। यानी तरंगाग्र, यहाँ पे तरंगाग्र इसके लंबवत आ रहा है, तो तरंगाग्र कौन होगा, ए बी तरंगाग्र। यानी ए बी तरंगाग्र में सबसे पहले तल पर कौन टकराएगा, बिंदु ए टकराएगा। कौन टकराएगा, बिंदु ए टकराएगा। अब बिंदु ए टकराएगा, फिर धीरे धीरे किरणें तरंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक बिंदु है तो यहाँ एक नए स्रोत का कार्य करेगा। ये समझ में आ रही बात ना, ये नए स्रोत का कार्य करेगा और तरंग फिर क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ऐसे ऐसे ये आगे जाएगा, फिर ये और आगे बढ़ता जाएगा। जैसे देखो अब ये तरंगाग्र है तो यहाँ पे ये है, फिर ये क्या हो जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रही बात ना, तो ऐसे करके आगे आएगी, नहीं बिंदु बी जो है यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा आगे की ओर, और ये ए बिंदु कहाँ बढ़ता जाएगा, बी डैश की ओर बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो हम कोई पार्टिकुलर टाइम टी ले लें, अगर टी टाइम ले रहे हैं, मान ले रहे हैं टी टाइम में ये जो है बिंदु बी बिंदु ए डैश पर पहुंच रहा है, ठीक है ना। बिंदु बी जो है कहाँ पहुंच रहा है, बिंदु ए डैश पर पहुंच रहा है। तो उतने ही समय में बिंदु ए जो है बी डैश पर पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात ना। जब ये तरंगाग्र आगे बढ़ेगा तो जितने समय में बिंदु बी जो है ए डैश पर पहुंचेगा, उतने ही समय में बिंदु ए जो है कहाँ पहुंच जाएगा, बी डैश पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही जाएगा। देखो ये तरंगाग्र है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कौन सा बिंदु, ये वाला पहले टच किया, फिर जो है टी समय बाद जो है ये वाला इस पर टच कर जाएगा, और उसी समय ये बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, बी डैश पर आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ऐसे आ गया। तो यानी यहाँ से बी से ए डैश आने में कितना टाइम लग रहा है, टी लग रहा है। इसी तरह ए से बी डैश आने में भी कितना टाइम लगेगा, टी लगेगा। समझ में आ रही बात ना। अब देखो यहाँ से ए से बी डैश आने में कितना टाइम लगा, टी लगा, और बी से ए डैश आने में कितना टाइम लगा, टी लगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, 2 माध्यम है। तो क्या दोनों माध्यम में तरंग की चाल एक ही होगी, अलग अलग होगी। समझ में आ रही बात ना। माध्यम बदलने पर तरंग की चाल क्या होती है, बदल जाती है। तो यानी यहाँ पे अगर हम मान लें प्रकाश की चाल क्या है, V1 है, और दूसरे माध्यम में क्या है, V2 है। तो यानी कि तरंग की चाल बदल जा रही है। तो देखो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे हम दूरी अगर लें बी ए डैश, क्या लें, बी ए डैश लें, तो बी ए डैश लेंगे तो ये दूरी हो गई, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो तरंग की चाल क्या है, V1 है, और समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है। यानी बी ए डैश क्या हो जाएगा, V1 टी हो जाएगा। इसी तरह जो है टी समय में बिंदु ए कहाँ पर आ जा रहा है, बी डैश पर। कहाँ पे आ जा रहा है, बी डैश पर आ जा रहा है। यानी दूरी क्या है, ए बी डैश। दूरी क्या है, ए बी डैश। और ये किसके बराबर, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल V2 है, तो क्या हो जाएगा, V2T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V2T हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यही मेन कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। अब आगे की कहानी देखो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपको बता ही दिए थे, ये क्या है आपकी, ये R होता है, ये क्या अभिलंब से और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है, R होता है। तो जैसे यहाँ पे ये तरंग का लंब है, ये आपके इसका तल का लंब है, तो यहाँ पे किसका तल लंब है, ये तरंग का लंब है। तो उस दिन उसमें बताया तो ऐसे इसमें भी है। तो ये R होगा तो ये भी R हो जाएगा। इसी तरह ये I है तो ये भी I हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, ए बी ए डैश। त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए बी
ए डैश में देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लगाते हैं साइन आई लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? साइन आई लगाएं अगर, तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो साइन आई इक्वल साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। देखो ऐसे होता है, एल बटे के ए, यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका क्या होगा? थीटा के सामने की भुजा कहलाती है लंब, और सबसे भुजा बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। तो ये हो जाएगा बी ए डैश क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बी ए डैश क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी बी ए डैश क्या हो गया? लंब हो गया। अपन कर्ण क्या होगा? ए डैश क्या होगा? ए डैश हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया? ए डैश हो गया। अब ये आपके कौन सा त्रिभुज था? त्रिभुज ए बी ए डैश था। इसी तरह हम त्रिभुज ले लें ए बी डैश ए डैश। क्या ले लें? ए बी डैश ए डैश। त्रिभुज ए बी डैश ए डैश लेते हैं, और यहाँ पे क्या लगाएं? साइन आर लगा दें। क्या लगा दें? साइन आर लगा दें। तो साइन आर लगाएंगे यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा? हाँ, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसका लंब क्या है? ए बी डैश होगा। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे लंब क्या होगा? ए बी डैश हो जाएगा ना। तो लंब क्या? ए बी डैश हो जाएगा, ए बी डैश। और कर्ण क्या होगा? ए डैश ही होगा। कर्ण देखो सबसे बड़ी भुजा यही है। ये देखो ये 90 डिग्री होता है ना, ये भी 90 डिग्री होगा। आपका तरंग के चलने की दिशा और तरंगाग्र के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी वही तरंगाग्र है और ये आपकी तरंग है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री और इनके भी बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो जैसे थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कहलाती है थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा, तो यानी ए बी डैश अपन क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं, जो आपका साइन आई आया था बी ए डैश अपान ए डैश आया था, तो बी ए डैश हम क्या निकाल लिए? देखो V1T निकाले हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? V1T लिख सकते हैं। अपान क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। इसी तरह ए बी डैश क्या निकाले हैं? V2T निकालें। क्या निकाले हैं? V2T। अपान क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। अब देखो हम जो है इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। तो देखो अभी इसको तो आप लोग बनाए ही हो ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसका काम खत्म। समझ में आ गया ना ये? देखो अब ये समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है? साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1T अपान क्या है? ए डैश है, और दूसरा इसको रहने दो समीकरण नंबर, क्योंकि ये 2 इक्वल है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानो, और साइन आर इक्वल टू क्या मान लोगे? V2T अपान क्या हो जाएगा? ए डैश। ये समीकरण नंबर 2। और 1 और 2 को क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। देखो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दो, साइन आई बाई साइन आर हो गया। तो साइन आई बाई साइन आर हो गया, तो यहाँ पे भी वही कर देंगे। V1T अपान क्या हो जाएगा? ए डैश, और अपान इसका हो जाएगा, और अपान वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा? ए डैश अपान क्या हो जाएगा? V2T हो जाएगा। ए डैश से कट गया, और टी से कट गया। तो साइन आई इक्वल अपान साइन आर इक्वल टू क्या आ गया? V1 बटे V2। तो और देखो साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? नियतांक, ठीक है ना। साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? नियतांक होता है, और उसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और एक फार्मूला हम बताए थे कि अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। वही आपका प्रूफ हो गया। ये समझ में आई बात ना? तो अगर ये आपका स्नेल का नियम कहलाता है ना, ठीक है ना, तो ये स्नेल का नियम आएगा। साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। तो यानी V1 अपान V2 आ गया साइन आई बाई साइन आर, और इसी को नियतांक कहते हैं। और ये अपवर्तनांक भी होता है। ये क्या होता है? नियतांक होता है। तो इस तरह से हम प्रूव कर दिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है? V1 अपान V2, और ये क्या होता है? नियतांक होता है। और इस नियतांक का क्या नाम होता है? अपवर्तनांक होता है। समझ में आई बात ना? तो अभी लिख दियो क्या? अभी पहले पूरा कहानी लिख लो, उसके बाद इसको लिखना जब कहेंगे तब। चलो लिखना स्टार्ट। चित्र तो बनाए ही थे आप लोग। माना एक समतल तरंगाग्र AB
माना एक समतल तरंगाग्र ए बी अपवर्तक यक्स यक्स डैश पर अपवर्तक यक्स यक्स डैश पर इस प्रकार आपतित होती है कि तरंग संचरण की किरण इस प्रकार आपतित होती है कि तरंग संचरण की किरण अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है। माना पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में चाल v2 है। माना तरंगाग्र को ए डैश तक पहुंचने में तरंगाग्र बी को लिखना, तरंगाग्र बी को, बी से निकला तो बी को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह ए व ए डैश के विभिन्न बिंदुओं से टकराता है। ए व ए डैश के विभिन्न बिंदुओं से टकराता है। हाइगेंस के अनुसार ये बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। जो टी समय में v2 दूरी तय करके बिंदु बी डैश तक पहुंच जाती हैं। अतः अब ये लिख लेना आप लोग, ए बी डैश इक्वल टू v2t, ए बी डैश इक्वल टू v2t हो गया। अब उस लाइन से नीचे लिखना, इतने ही समय में तरंगाग्र बिंदु बी से v1t दूरी तय करके ए डैश पर पहुंचता है।
इस प्रकार ये लिखना आप BA' इक्वल टू V1T। हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है ना। ए क्या लिखोगे आप लोग, BA' इक्वल टू V1T। हो गया, हट जाए। चलो अब देखो यहाँ पे लिखो, और जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, बिंदु A व A' के बीच सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। इस प्रकार हाइगेंस के अनुसार A', B' एक नए अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। माना आपतित व अपवर्तित तरंगाग्र अपवर्तक पृष्ठ X के साथ I व R कोण बनाते हैं। अब लिख डालो, ये जो हम समझा देते हैं वो मान लो अभी तो समझ में आ गया, लेकिन बाद में नहीं समझ में आएगा ना, तो पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा तुरंत। इधर वाला नहीं बना है, टेंशन मत लो। उधर का है, प्रकाश का कुछ है, छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके। हाँ वही है, ये सब नहीं है। अरे इधर का बहुत बढ़िया बढ़िया, अभी पढ़ कहाँ रहे हो आप लोग। अभी हम बताए ना वो आपका प्रकाश का विद्युत प्रभाव, बहुत मज़ेदार। उसमें आइंस्टीन भी आ जाएंगे, इसलिए और 4 चांद लगा देंगे उसमें। हाँ सीरीज से पढ़ो, सीरीज से क्वेश्चन दिए। हाँ ठीक ठीक। देखो अगर जैसे मंडे को अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग तैयार रहना पढ़ने के लिए, टेस्ट के लिए। पेपर दोगे तुरंत टेस्ट भी दोगे, ठीक है ना। 1-1.5 घंटा अगर पढ़ा देंगे तो 3 दिन, ये 1.5 घंटा अगर पढ़ाते हैं तो 3 दिन की पढ़ाई होती है, ठीक है ना। 3 दिन की पढ़ाई होती है 1-1.5 घंटे। देखते हैं, प्रयास तो हमारा है कि सिलेबस आप लोगों का पूरा कर दें। मंगलवार को छुट्टी, हाँ कोई जयंती क्या है। हाँ मंगलवार को है छुट्टी, सही कह रहे। हो गया ये।
चलो हम तो सोचे चैप्टर नहीं ख़त्म होगा, लेकिन हो जाएगा। वो वाला पहला समझाने में ज़्यादा लंबा था, क्योंकि वो पहली बार आप लोग समझ रहे थे। इसमें उसके बहुत से पार्ट कॉमन है ना, इसलिए इसको जल्दी से आप लोग समझ में आ गया। लिख लिया इसको। अब लिखना, हाँ उसी के नीचे अब निष्कर्ष निकल लिख लो ना। यह स्नेल का नियम है, यह स्नेल का नियम है, अर्थात अपवर्तन का द्वितीय नियम है। अपवर्तन का द्वितीय नियम है। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। हो गया। देखो हम क्या बोले कि ये द्वितीय नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम है, ये साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक, ठीक है ना, ये आपका दूसरा नियम है। और पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अगर तीनों एक ही तल में, चित्र से ही हमें स्पष्ट लग रहा था, ठीक है ना, तो ये पहला और दूसरा दोनों नियम क्या हो गया, इससे सिद्ध हो गया। इसलिए ये क्या है आपका, इसे अपवर्तन के नियम की व्याख्या हो गई। तो क्या लिखे आप लोग, हाँ, इस प्रकार हाइगेंस सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। हो गया। ये हाइगेंस बाबा जो हैं पका के रख दिए एकदम से ना। ये बताए थे चली गई अतिरिक्त दूरी, इसका फार्मूला होता है माध्यम में चली गई दूरी गुणे उस माध्यम का अपवर्तनांक। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे ये आपका कांच है, ये कोई माध्यम है, ठीक है ना, तो इस माध्यम में चली गई दूरी अगर d है और इस माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो प्रकाशीय पथ बराबर होता है n/d। समझ में आई बात ना, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, n × d। n क्या है आपका, माध्यम का अपवर्तनांक है, और d माध्यम में चली गई दूरी है। तो लिख लो, प्रकाशिक पथ हेडिंग डाल के लिख लेना कि माध्यम का अपवर्तनांक तथा माध्यम में चली गई दूरी का गुणनफल क्या होता है, प्रकाशिक पथ होता है। और फार्मूला लिख लेना, बोल दें, माध्यम में चली गई दूरी, माध्यम में चली गई दूरी तथा माध्यम के अपवर्तनांक, प्रकाश द्वारा लिख लेना अभी बाद में, प्रकाश द्वारा, क्योंकि प्रकाश ही चल रहा है ना, प्रकाश द्वारा माध्यम में चली गई दूरी तथा माध्यम के अपवर्तनांक का गुणनफल प्रकाशीय पथ या प्रकाशीय पथ कहलाता है। हो गया। प्रकाशीय पथ क्या हो जाएगा, माध्यम में चली गई दूरी गुणे उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। कितना टाइम है, अभी तो बाकी है टाइम।
इसके बाद आपका क्या रहेगा, विवर्तन। एक बार रिवीजन करा दे क्या, मज़ा आ जाएगा ना। चल, तो पहला हेडिंग हम क्या बोले थे, लाइट या प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश हमारी रेटिना पर पड़ती है तो रेटिना क्या होती है, उत्तेजित हो जाती है, जिससे हमें वस्तु का आभास होता है। और वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, हमारे रेटिना पर पड़ती हैं, तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद प्रकाश का गुण बताए थे, सीधी रेखा में चलता है, निर्वात में चलता है, अपवर्तन और परावर्तन की गुण प्रदर्शित करता है, विवर्तन और व्यतिकरण का गुण प्रदर्शित करता है, ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करता है। ये आपके क्या हो गए, इसके गुण हो गए। उसके बाद तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है, जब किसी माध्यम में प्रकाश की तरंगें चलती हैं तो उस माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम के प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हो, तो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा आपको भूलनी नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। और तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले मान लो गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। उसके बाद जो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत था। इसमें पहला नियम था तरंगाग्र क्या होता है, इसको बता दिया था। और दूसरे नियम में क्या बताया था कि तरंगाग्र पर यदि हम कोई बिंदु लें, कोई प्रत्येक बिंदु क्या करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, और उससे जो तरंगिकाएं निकलती हैं उसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये उनका दूसरा नियम था। और द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया पृष्ठ तरंग के नई दिशा स्थिति को प्रदर्शित करता है, ये तीसरा हो गया था। और सफलता क्या क्या पाए थे, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण में फेल और प्रकाश विद्युत प्रभाव में फेल। ध्रुवण में क्यों फेल हुए थे, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग मान लिए थे, लेकिन आप लोग रहते तो बता देते हैं आप लोग ठीक है ना। हाँ, आप लोग रहते तो ध्रुवण भी निपटा देते उसी में। तो चलो, इधर तो आपका प्रयोग ही है उनका। और प्रकाशीय पथ क्या होता है, प्रकाशीय पथ क्या होता है, माध्यम में चली गई दूरी गुणे उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये होता है प्रकाशीय पथ। भारत माता की जय।